हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज का क्लास हमारा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। आसान भाषा में अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वह यंत्र जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। अब देखिए, प्रकाशिक यंत्र में आपका एक लिख सकते हो कि जो हमारा एक यंत्र है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट नेचर के द्वारा दिया हुआ है। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें माइक्रोस्कोप और बात करें टेलीस्कोप। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में एंड वी विल बी स्टडी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ह्यूमन आई के बारे में देख लीजिए। मानव नेत्र जो होता है वो फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। और देखिए, मानव नेत्र में जो पलकें होती हैं वो शटर की भांति व्यवहार करती हैं। और नेत्र के गोलक का जो व्यास होता है, ये व्यास होता है 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर नेत्र के गोलक का व्यास होता है। और अगर नेत्र के सामने कोई भी वस्तु, ये देख लीजिए यहाँ पर ह्यूमन आई का फिगर शो किया गया है, इसके सामने कोई भी वस्तु रखी जाए, इस नेत्र के सामने कोई भी वस्तु रखी जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। रेटिना पर लगे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक उस सूचना को ले जाते हैं। और जो हमारा ब्रेन होता है वो एक्सपीरियंस के बेस पर इमेज को सीधा फील करता है, प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है। हमको लगता है प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है। अब देखिए, इसके एक एक पार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। मानव नेत्र जो होता है वो खोखले गोले की भांति देख लीजिए आपका होता है। और इसके सबसे बाहर वाला जो भाग होता है, इसके सबसे बाहर वाला जो भाग होता है ये दृढ़ श्वेत और अपारदर्शी होता है। दृढ़ श्वेत और अपारदर्शी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल, स्लेरोटिक कहते हैं, स्लेरोटिक दृढ़ पटल। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। इसके सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है वह श्वेत दृढ़ पटल होता है, या आप कह सकते हो श्वेत अपारदर्शी पटल होता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। और इसका कार्य होता है नेत्र की सुरक्षा करना। उसके बाद देख लीजिए, इसके नीचे ये जो दृढ़ पटल है, इसके नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। और उस काले रंग की झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोरोइड, रक्तक पटल। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये काले रंग की होती है और काले रंग होने के कारण, रंग काला है तो लाइट जो भी जाती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। तो प्रकाश को ये शोषित करती है, जो रक्तक पटल है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं कॉर्निया की, नेत्र पटल। मानव नेत्र के सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट जो है ह्यूमन आई में यही कॉर्निया से ही इंटर करती है, लाइट यहाँ से जो है इंटर करती है। तो आप कह सकते हो मानव नेत्र के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद देखिए, बात करते हैं हम लोग आइरिस की। आइरिस क्या होता है? आइरिस, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है, रंगीन झिल्ली लगी रहती है। और उसी को जो है हम लोग कहते हैं आइरिस। और आइरिस के बीचों बीच ये देखिए आपका हो गया आइरिस, आइरिस यही है,
यही आइरिस है इस तरह से, और इस आइरिस के बीचों बीच जो है यहाँ एक छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्यूपिल या पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा इसको कहते हो। तो आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। एक एक का वर्ग भी आप देखते चलिएगा। जैसे अभी आइरिस का काम क्या है बता रहे हैं। ये देखिए पुतली की जो स्पेशलिटी होती है, अगर हमको अंधकार में छोड़ दिया जाए और कोई भी वस्तु देखना हो तो हम किस तरह से देखते हैं, या अगर कहीं से प्रकाश बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो उसके लिए ये जो पुतली है, प्रकाश अगर ज़्यादा आता है तो ये पुतली ऑटोमेटिक कह सकते हो कि ये जो गैप है ये गैप कम हो जाता है। और ये गैप किसके वजह से कम होता है? ये जो आइरिस है, आइरिस जो है ढीली हो जाती है और ये इसको कम कर लेती है। लेकिन अगर अंधेरा ज़्यादा है तो ये जो आइरिस है ये कुछ सिकुड़ जाएगी, पीछे चली जाएगी, और ये जो आपका बीच का स्पेस है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पुतली से लाइट जो है नेत्र लेंस में इंटर करती है, नेत्र लेंस में प्रवेश करती है, और ये जो आइरिस है, आइरिस से पुतली में जो प्रकाश की मात्रा जा रही है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, कम या ज़्यादा भेजा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आई लेंस, नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस जो होता है देखिए प्रोटीन का बना होता है, और ये द्विउत्तल लेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन का बना होता है और ये द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस का मतलब हुआ, आप लोगों पढ़े हो, एक होता है आपका उत्तल पृष्ठ और एक होता है अवतल पृष्ठ। तो पहला पृष्ठ भी उत्तल है और दूसरा पृष्ठ भी इसका उत्तल है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विउत्तल लेंस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये देख लीजिए आपके मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, पश्चमाभी मांसपेशियाँ। ये जो नेत्र होता है इसी मांसपेशियों के बीच ये टिका रहता है। ये प्रोटीन का बना हुआ द्विउत्तल लेंस इसी सिलियरी मसल्स के बीच जो है टिका रहता है। और इस मसल्स का यूज क्या होता है, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक समंजन क्षमता, तो वहीं पर हम इसको बता देंगे कि कैसे ये इसके कर्वेचर को कम या ज़्यादा करता है और वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं। आगे देख लीजिए, हम बात करते हैं, एक यहाँ पर है एक्वायस ह्यूमर, जलीय द्रव, और एक है आपका विट्रियस ह्यूमर, काचाभ द्रव। तो देखिए जलीय द्रव की हम बात करते हैं, ये जो कॉर्निया होता है और ये जो नेत्र लेंस होता है, कॉर्निया जो है और ये जो आई लेंस है इसके बीच जो है एक द्रव भरा रहता है, और ये द्रव आपका ट्रांसपेरेंट ही होता है, द्रव है, और ये नमकीन होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका 1.33, लगभग 1.33 होता है। इसका कार्य क्या होता है आप कह सकते हो, ये प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये जो दोनों लिक्विड दिखाए गए हैं ये इनका काम होता है प्रेशर को नियंत्रित करना। अब देखिए, या प्रेशर को बनाए रखना आप कह सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इसका भी आपका जो विट्रियस ह्यूमर है इसको हम लोग कहेंगे मानो नेत्र और रेटिना के बीच होता है, और इसका अपवर्तनांक भी लगभग 1.33 ही होता है। और ये जो नेत्र होता है, अगर आप पूछते हो कि इस नेत्र का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये जो मानव नेत्र है, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं इसका अपवर्तनांक जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसका निश्चित अपवर्तनांक नहीं होता, जैसे जैसे अंदर जाते हैं अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। लेकिन अगर लेंस का माध्य अपवर्तनांक निकालें तो माध्य अपवर्तनांक इसका जो होता है 1.44। मानव नेत्र का माध्य अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.44। फिर आगे देखिए, हम बात करते हैं रेटिना की। तो सबसे नीचे, या आप कह सकते हो कोरोइड, जो आप पढ़े हो रक्तक पटल के नीचे एक आप कह सकते हो स्क्रीन होता है जिसे हम लोग कह रहे हैं रेटिना, और ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। इस पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर ये जो रेटिना है इस पर ऐसे
रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब है जो जैसे लाइट जब यहाँ से चलती है और ये इस लेंस से रिफ्रैक्शन के पश्चात रेटिना पर पड़े तो कोई भी सूचना हो उसको इम्पल्स के फॉर्म में ले और ये दूसरे सिग्नल आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल, अब आप कहोगे कि मानो नेत्र में कहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल आ गया, तो देखिए कोई भी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ोगे, कोई भी आपका मेटल हो और उस पर लाइट जब इंसिडेंट होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी निश्चित हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं और करंट का फ्लो होने लगता है। तो ठीक उसी तरह से अभी आप समझिए कि यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट होती है यहाँ पर और यहाँ से रिफ्रैक्शन के पश्चात रेटिना पर पड़ती है तो वो सूचनाओं को इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ से भेजता है और ऑप्टिकल नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाता है। अब यहाँ पर देखिए रेटिना पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिसेप्टर्स लगे हैं और रेटिना पर इमेज बन रहा है। और यहाँ देख लीजिए एक पॉइंट आपका शो किया गया है जिसको कहा गया है येलो स्पॉट, पीत बिंदु। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर वाइबा वगैरह जब होता है तो उसमें पूछा जाता है कि येलो स्पॉट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कह सकते हो, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि रेटिना के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग येलो स्पॉट कहते हैं और ये जो पॉइंट होता है इस पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वो इस डेफिनेशन से संतुष्ट नहीं होते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है, वो पूछते रहते हैं कुछ और बताइए। तो देखिए आपको बताना है कि ये जो द्विउत्तल लेंस लगा है इसका देख लीजिए जो सेंटर होगा वो सेंटर इधर होगा और इसका जो सेंटर होगा ये सेंटर इधर होगा। और अगर दोनों सेंटर को मिलाया जाए तो इसी को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस जो भी आप बोलते हो, इसी को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और ये रेटिना के जिस बिंदु को काटता है वहीं पर जो इमेज होता है वो सबसे स्पष्ट बनता है और उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। फिर देख लीजिए एक पॉइंट और यहाँ पर है जिसको कहा गया है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। तो देखिए अंध बिंदु क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये रेटिना को छेद कर, प्रकाशिक तंत्रिकाएं जो हैं ये रेटिना को छेद कर मस्तिष्क से, जहाँ से छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं उसी को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब यहाँ से छेद कर ये मस्तिष्क को जाती हैं तो इस पॉइंट पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर कोई प्रतिबिंब बना भी है तो ये प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देगा, इस वजह से इसको कहा गया है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। और ये ऑप्टिक नर्व्स दिखाए गए हैं, प्रकाशिक सिराएं ऑप्टिक्स नर्व से, यहाँ से ये जो इम्पल्स होता है ये इम्पल्स को ये ऑप्टिक्स नर्व रिसीव करते हैं और ये जो है ब्रेन तक ले जाते हैं, इसका काम ये होता है। तो ब्रेन तक जब ले जाएंगे तो ब्रेन के द्वारा हमको पता चलेगा कि यहाँ पर इमेज बना है और ये इमेज वास्तव में रेटिना पर जो बनता है वो उल्टा बनता है। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है वो एक्सपीरियंस के बेस पर, अनुभव के आधार पर जो है उसको सीधा प्राप्त करता है। तो ये रहा आपका मानव नेत्र की संरचना। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसकी कार्यविधि कैसी है, किस तरह से मानव नेत्र कार्य कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर देखिए इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ये आपका हो गया ह्यूमन आई और इसको आगे शो कर देते हैं कॉर्निया। ये देखिए कॉर्निया शो कर लेते हैं और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलिए इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। यहाँ देखिए हमारा नेत्र लेंस है, तो वस्तुएं जो होंगी, ये वस्तु यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो होंगी कुछ इस तरह से चलेंगी, प्रकाश की किरणें इस तरह से चलती हैं। अब यहाँ से देखिए जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी और जो प्रकाश यहाँ पर है, चूंकि ये लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है तो ये कुछ इस तरह से बेंड होगा और ये भी कुछ इस तरह से बेंड होगा। यहाँ पर इमेज बना, ये देखिए
कुछ इस तरह से, यहाँ पर उल्टा कर दिए थोड़ा सा, ऐसे ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये वस्तु जो था ये देखिए सीधा था यहाँ पर, लेकिन ये जो प्रतिबिंब इसका बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर इस तरह से कुछ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेकिन फिर वही हम बताए कि जो हमारा ब्रेन होता है वो अनुभव के आधार पर इसको सीधा दिखाता है। तो ये आपका हुआ मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं समंजन क्षमता की। समंजन क्षमता देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि हमारा नेत्र है कुछ इस तरह से, मानव नेत्र इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पर नेत्र लेंस है, और कोई भी वस्तु यहाँ पर हम लोग रखते हैं और तब भी ये वस्तु हमको दिखाई देती है, ये वस्तु दिखाई देती है। और इसको और नज़दीक लाते हैं, दिखाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिखाई देने का मतलब क्या हुआ कि ये वस्तु दिखाई कब देगी, आपको डीपली थोड़ा समझना है। ये वस्तु दिखाई कब देगी, जब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। जब इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी जो है ये वस्तु दिखाई देगी। और अगर यहाँ पर रखते हैं तब भी रेटिना पर बन रहा है, इसको यहाँ लाते हैं तब भी रेटिना पर बन रहा है, और यहाँ लाते हैं तब भी रेटिना पर बन रहा है, यहाँ लाते हैं तब भी रेटिना पर बन रहा है। तो ये हर जगह हम वस्तु रखते हैं, वस्तु की स्थिति जो है हम बदल रहे हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो तो एक ही है। जबकि जब आप लेंस पढ़े थे तो जो कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस में आप 6 कंडीशन पढ़े थे, और 6 कंडीशन में देखे थे कि वस्तु को जब हम अलग अलग स्थितियों पर रखते थे तो उसका जो इमेज होता था उसके संगत प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थितियों पर प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि वस्तु की स्थितियों को तो हम बदल रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर, और वस्तु हमको दिखाई दे रही है। तो इसके लिए देख लीजिए क्या होता है कि जब हम इसको इधर लाते हैं तब भी रेटिना पर, यहाँ लाते हैं तब भी रेटिना पर, और दूर ले जाते हैं तब भी रेटिना पर। यहाँ पर जो सिलियरी मसल्स लगे होते हैं इस तरह से, ये देखिए इस नेत्र लेंस को पुश कर देते हैं। अगर ये पुश कर देंगे तो इसका जो कर्वेचर होगा ये देखिए बढ़ जाएगा, और कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर बढ़ने का मतलब हुआ कि वक्रता ये ऐसे ज़्यादा वक्राकार हो जाएगा, और अगर वक्रता बढ़ रही है तो आप कह सकते हो कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो घट जाएगी। वक्रता बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर हम कहें कि ये ज़्यादा वक्राकार है, ये ज़्यादा वक्राकार है, तो देखिए ज़्यादा वक्राकार ये है, और अगर ये ज़्यादा वक्राकार है तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी ये कम होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। अगर ज़्यादा वक्राकार की वक्रता त्रिज्या कम है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोकस दूरी के लिए आप फार्मूला पढ़ चुके हो, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये मांसपेशियाँ जो होती हैं इसको दबा देती हैं या फिर उठा देती हैं, तो इसी वजह से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। लेकिन इसकी भी एक क्षमता होती है, अगर हम नज़दीक लाते गए और हम एक निश्चित पॉइंट पर पहुंच गए तो, और अगर इससे ज़्यादा हम नज़दीक लाते हैं तो अब ये रेटिना पर नहीं बना पाएगा। तो जिस न्यूनतम दूरी तक ये रेटिना पर इमेज बना लेता है उसी को कहा जाता है मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी। फर्स्ट मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि अब और समायोजित नहीं कर पाता। ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये जो ह्यूमन आई है, ये और समायोजित अपने आप को नहीं कर पाता, और उसी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। और जब नहीं कर पाता तो जितनी दूरी बचती है उसी को हम लोग बोल देते हैं 25 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो दूरबिंदु होता है अनंत। तो ये रहा आपका समंजन क्षमता। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र के दोष। मानव नेत्र में दोष क्या क्या होता है, तो दोष भी वैसे कई प्रकार के होते हैं। आपका जैसे होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आबिंदुकता, वर्णांधता, जरा दूरदृष्टिता। तो ये सब दोष हैं। आपको यहाँ पर 5 दोष पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष,
जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। ये 5 दोष हैं और मेनली जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो निकट दृष्टि दोष पूछा जाता है और दूरदृष्टि दोष पूछा जाता है। पूछा जाता है आपसे मायोपिया क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे कहा जाए अगर कि कोई भी वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति है उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। कोई भी व्यक्ति है निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो उसे कौन सा दोष होगा। अब देखिए चूंकि कहा गया दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो कुछ लोग सोच लेते हैं कि जब दूर वाला उसको नहीं दिख रहा है तो दोष कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, जबकि ये गलत हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष वह दोष जिसमें आप कह सकते हो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसको देख लीजिए कंफर्म करने का, या आप कह सकते हो कि भूले ना, याद रहे हमेशा। उसके लिए आप एक लाइन सिर्फ याद रखिए, एक लाइन सिर्फ याद रखिए, ये कभी नहीं भूलेगा। आप कभी नहीं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में कभी नहीं डिस्टर्ब रहोगे कि कौन कब किस में नजदीक वाला दिखता है, किस में दूर वाला दिखता है। और वो लाइन है, आप याद रखिए, जो दिखता है वही दोष है। बस आप इतना याद रखिए, जो दिखता है वही दोष है। ये बड़ा ही सिंपल है। देखिए, जो दिखता है वही दोष है। अब आपसे कहा जाए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये जो निकट बिंदु है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ये जो दूर बिंदु है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब देखिए, जो दिखता है वही दोष है, तो निकट की वस्तुएं इसको दिखाई दे रही हैं। अगर निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, दोष कौन सा होगा, अब तो स्पष्ट हो रहा होगा ना, निकट दृष्टि दोष। और अगर कहा जाए कोई भी व्यक्ति है इसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है जबकि दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, हम आप लोगों को बताए जो दिखता है वही दोष है, दूर की वस्तुएं इसको दिखाई दे रही, इसका मतलब इसके नेत्र में कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। और इसके नेत्र में कौन सा दोष है, तो निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, दूर की नहीं, तो इसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। तो देखिएगा, इसमें पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका कारण क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसका निवारण क्या है। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है ये आप लोग जान गए हो कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष क्या होता है। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, देखिए, अगर कोई भी नेत्र, मानो नेत्र इस तरह से लेते हैं, ये आपका हो गया लेंस, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, निकट का दिख रहा है, दूर का दिख नहीं रहा है। और अगर दूर का दिख नहीं रहा, दूर मान लेते हैं अनंत सही से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो यहाँ से निकट दृष्टि दोष, ये किरणें रेटिना के पहले ही कट जाती हैं, इमेज इसका इसके बीच में बन रहा है। और कोई भी वस्तु हमको दिखाई कब देता है, जब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और जब ये रेटिना पर बन नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये दूर की जो वस्तुएं हैं हमको दिखाई नहीं देंगी। अब देखिए, इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, और निवारण से पहले आप देख लीजिए इसका कारण क्या है। ये जो मानव नेत्र होता है, देखिए ये आपका हो गया मानव नेत्र का गोलक हो गया। तो ये जो गोलक का व्यास है 25 मिलीमीटर, अभी हम आप लोगों को बताए थे। तो ये जो व्यास हुआ, ये व्यास किसी तरीके से बढ़ जाए, अगर किसी तरीके से बढ़ जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, किसी तरीके से ये बढ़ जाए, और जब ये बढ़ जाएगा तो ये पहले ही कटने लगेंगे। और अगर ये पहले कट जा रहा है तो आप कह सकते हो कि निकट दृष्टि दोष जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो एक तो ये कन्फर्म हो गया। आपसे कारण पूछा जाए तो आप पहले कारण में बता सकते हो कि मानव नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, ये जो नेत्र लेंस है, मानव नेत्र लेंस, ये जो है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना,
वक्रता का बढ़ जाना। ध्यान दीजिएगा, वक्रता का बढ़ने का मतलब अभी हम आप लोगों को बताए थे कि इस तरह से नहीं, जो ऐसे ज़्यादा वक्राकार हो जाए, और जब ये वक्रता बढ़ जाएगी तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, ये फोकस दूरी घट जाएगी। कुछ लोग ये सोच लेते हैं वक्रता बढ़ गई, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। वक्रता त्रिज्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कह रहे हैं वक्रता। तो एक तो मानव नेत्र की जो वक्रता है, वक्रता बढ़ जाए जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए, और अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए तो ये पहले रेटिना के पहले ही फोकस होने लगेंगी, तब भी हमारे नेत्र में, मानव नेत्र में जो दोष होगा वो कैसा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका निवारण कैसे किया जाए। इसका जो निवारण किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस की सहायता से। निवारण इसका जो किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस की सहायता से। अब देखिए यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से वस्तु है और बीच में हम कहीं पर कोई लगा देते हैं एक अवतल लेंस। यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा लेते हैं। अब ये अवतल लेंस का काम क्या होता है, ये किरणों को फैलाता है। ये जो अवतल लेंस होता है ये अपसारी प्रकृति का होता है। तो ये अगर इस तरह से किरणों को कुछ ऐसे फैला देगा, ये लेंस देखिए ऐसे ही किरणों को फैला देगा। अब यहाँ पर जो उत्तल लेंस था हमारा, यहाँ से ये किरण ऐसे फैल गए हैं, तो ये अब यहाँ से जब रिफ्रैक्शन इनका होगा तो ये जाकर कहाँ पर मिल जाते हैं, रेटिना पर मिल जाते हैं। और यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाते हैं तो हमको एक पॉइंट पर ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए ये जो दूर वाली वस्तु थी, दूर वाली वस्तु हमको यहाँ पर फोकसित हो रही है, यानी हम यहाँ पर उसको देख सकते हैं। और इमेज कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। तो इस तरह से अवतल लेंस लगाकर हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। आगे देख लीजिए आपका दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में आप कह सकते हो ऐसा दोष, दूर दृष्टि दोष में देखिएगा ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष का मतलब आप क्या पढ़ रहे हो। ये देखिए आपका लेंस होगा और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई निकट बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से चल रही हैं। और प्रकाश की किरणें जब चल रही हैं तो ये दूर की वस्तुएं दिख रही हैं, निकट की नहीं दिख रही हैं। तो ये रेटिना के बाहर कट गया। रेटिना के बाहर कट गया तो कहाँ से हमको वस्तु दिखाई देगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण देख लीजिए, ये जो नेत्र गोलक है इसका जो व्यास है, इसका व्यास घट जाए किसी तरीके से ये घट जाए, तब जाके ये इमेज कहाँ पर बनेगा, बाहर कटने लगेगा। और एक कारण ये जो इसकी वक्रता है, इसकी वक्रता घट जाए। वक्रता घटने का मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा वक्राकार और ये कम वक्राकार। तो यही ये जो ज़्यादा वक्राकार था ये किसी तरह से ऐसे कम वक्र में हो जाए। जब ये कम वक्र में हो जाएगा तो इसकी देखिए जो फोकस दूरी होगी, कम वक्र का मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ा, और वक्रता त्रिज्या बढ़ा तो इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो ये रेटिना के बाहर फोकसित होगा, तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब देखिए इसको दूर कैसे किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखिए यहाँ पर एक मानव नेत्र शो कर दिया गया है। यहाँ देखिए कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से चलती हैं और इसके पहले हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर इसके पहले एक उत्तल लेंस लगा लेते हैं। अब जब यहाँ पर उत्तल लेंस लगा लेते हैं तो ये देखिए पॉइंट है आपका ओ पॉइंट जो है ये आप कह सकते हो कि प्रकाश की किरणें यहीं से चलना प्रारंभ करती हैं, और ये जो उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस इस किरणों को क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। अपवर्तित किस तरह से करेगा, कुछ इस किरणों को यहाँ से बैंड कर देगा, कुछ ना कुछ ये बैंड कर दिया। और अब पहले देख लीजिए, पहले किरणें ऐसे आ रही थी, अब यहाँ से जब बैंड होती थी तो बाहर कर जाती थी, लेकिन अब यहाँ से कुछ बैंड पहले हो चुका है। अब यहाँ से जब ये मुड़ते हैं तो इसका जो इमेज होता है ये कहाँ पर बन जाता है, देखिए रेटिना पर, इसका इमेज बन जाता है रेटिना पर। और यहाँ से जहाँ से मुड़े हैं ये, इसी से हम ऐसे दूर जाते हैं
तो हमको किसी पॉइंट पर ये मिलता है और फील होता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो आप कह सकते हो निकट दृष्टि दोष जो होता है वो अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है वो उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। इसमें एक चीज आप और कहिएगा जब निवारण लिखिएगा लास्ट में, अतः निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए ये आपका था ह्यूमन आई के बारे में। और कुछ डिफेक्ट आपके बचे हैं, जैसे आपका है जरा दूरदृष्टिता है, बिंदुकता है और वर्डांधता है। तो इसको अगले क्लास में हम लोग लेंगे। थैंक यू सो मच।